एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में क्लास 9 एनसीईआरटी हिंदी का चैप्टर है ऐसी भी बातें होती हैं। इसके क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। ऑलरेडी देखो मैं इस चैप्टर को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी एक्सप्लेनेशन की। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले रचना से संवाद, मेरे उत्तर मेरे तर्क। तो आपका जब चैप्टर खत्म होता है तो लास्ट में जो आपका अभ्यास कार्य होता है वहाँ पे सारे क्वेश्चन दिख जाएंगे बुक में, तो आप खोल सकते हैं अपनी बुक साथ साथ और आप समझते हैं। तो निम्नलिखित प्रश्नों के सटीक उत्तर चुनिए और यह भी बताइए कि आपको ये उत्तर उपयुक्त क्यों लगता है, यानी सही क्यों लगता है। लता जी ने अपने पिताजी से क्या क्या सीखा? तो हमने चैप्टर में पढ़ा है कि स्वाभिमान और सच्चाई के साथ जीना उन्होंने सीखा था। भय वगैरह तो सीखा नहीं था, अनुशासन भी नहीं सीखा था, चतुराई और संयम के साथ जीना भी नहीं था, स्वाभिमान और सच्चाई के साथ जीना ही उन्होंने सीखा था। क्योंकि उन्होंने बताया था कि उन्हें हर परिस्थिति में जो उनके पिताजी हैं वो सही बात पर खड़े रहने की सीख देते थे और किसी के आगे न झुकना उन्होंने सिखाया था, जो स्वाभिमान और सच्चाई को दर्शाता है। ठीक है, तो ये तर्क है, यानी कि ये उत्तर सही क्यों है उसका आपने रीज़न बताया है। दूसरा प्रश्न है, पिताजी की मृत्यु के बाद परिवार संभालने का लता जी का निर्णय किस जीवन मूल्य का द्योतक है? तो कर्तव्य निष्ठा, उनका कर्तव्य था उनका परिवार देखना, क्योंकि पिताजी का निधन हो चुका था तो उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाई, जो उनके कर्तव्यनिष्ठ होने को दर्शाता है। ये तर्क हो जाएगा। फिर आगे थर्ड प्रश्न है, बिल्कुल ठेठ गवई अंदाज में यह मंगोलकर का उत्सव मनाया जाता है, मंगलागौर का उत्सव मनाया जाता है। मंगलागौर के वर्णन से भारतीय समाज की कौन सी परंपरा उजागर होती है? तो ये हमने चैप्टर में पढ़ा ही था कि संगीत की महत्वपूर्ण सामाजिक भूमिका। इसका तर्क हो जाएगा कि मंगलागौर में नृत्य, गीत और सामूहिक उत्सव शामिल है, जिससे पता चलता है कि संगीत भारतीय सामाजिक परंपराओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है। चौथा प्रश्न, गांव गेला वाहुन नाव गेला राहुन, इस कहावत का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? जीवन अस्थायी है पर कर्म अमर रहते हैं, ये उत्तर हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि शरीर तो नष्ट हो जाता है लेकिन नाम और कर्म वो हमेशा बने रहते हैं। कोरस के साथ गाने वाली लड़कियों के साथ लता जी के संबंध कैसे थे? बहुत ही अच्छे थे, तो आत्मीय हो जाएगा। उनका संबंध कोरस की लड़कियों से पारिवारिक और बहुत घनिष्ठ था। लता मंगेशकर के अनुसार बाबा हरिदास और तानसेन की कथाओं से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? कि संगीत में ऐसी शक्ति होती है, देखो अपरिमित शक्ति होती है संगीत में। घ सही उत्तर हो जाएगा। लता जी मानते हैं कि संगीत में इतनी शक्ति होती है कि वह असाधारण प्रभाव पैदा कर सकता है। फिर आता है सातवां प्रश्न, पूरे साक्षात्कार में लता मंगेशकर की जो छवि बनती है वो मुख्यतः कैसी है? तो हमने देखा कि वो कितना सिंपल जीवन जीना पसंद करती थी, उनके अंदर कितना आत्मसम्मान था, उन्होंने परिवार के प्रति कितनी वो कर्तव्यनिष्ठ थी, ये सब हमें देखने को मिला है। तो क सही हो जाएगा, सादगी, समर्पण और आत्मसम्मान की छवि। उनके उत्तरों से उनकी विनम्रता, मेहनत, अनुशासन और आत्मसम्मान स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। फिर है मेरी समझ मेरी विचार। तो प्रश्न दिए गए हैं, आपको उनके उत्तर लिखने हैं। पिताजी उस समय पूछते थे समझ गए ना, इसके बाद वे कहते थे अच्छा अब जाओ बाहर जाकर खेलो। यह प्रसंग पारिवारिक अनुशासन और स्नेह के संतुलन का प्रतीक है। कैसे? यहाँ अनुशासन में डर है या सम्मान? तो यह प्रसंग दर्शाता है कि लता जी के परिवार में अनुशासन का आधार डर नहीं बल्कि सम्मान था। उनके पिताजी बिना डांटे या मारे केवल एक गंभीर दृष्टि से बच्चों को उनकी गलती का एहसास कराते थे। अनुशासन जब पिताजी नहीं देखते थे तो बच्चे समझ जाते थे कि उनसे कोई गलती हुई है। यह मौन अनुशासन शब्दों से अधिक प्रभावशाली था। और स्नेह कहते गलती का एहसास कराने के तुरंत बाद में बच्चों को जाओ जाकर बाहर खेलो कहकर फिर से सामान्य कर देते थे। यह दिखाता है कि बच्चों के मन पर बोझ नहीं डालना चाहते थे। इस प्रकार यहाँ अनुशासन और स्नेह के बीच एक सुंदर संतुलन है, जहाँ बच्चे पिता का आदर करते हैं और पिता बच्चों की भावनाओं का ध्यान रखते हैं। दूसरा प्रश्न है, लता मंगेशकर पर अपने पिताजी दीननाथ मंगेशकर के व्यक्तित्व का क्या प्रभाव पड़ा? उनके कौन कौन से कार्य और व्यवहार में उनके पिता का प्रभाव दिखाई देता है? लता जी के व्यक्तित्व और कला पर उनके पिता का गहरा प्रभाव था, जो निम्नलिखित बातों से स्पष्ट होता है। सबसे पहले संगीत की गहरी नींव, फिर स्वाभिमान और निडरता, फिर अथाय समर्पण और साधना और बहुयामी दृष्टिकोण। इसके बारे में हमने यहाँ पर मैंने लिखा है, तो आप इसको लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एक और है मजबूत नैतिक संस्कार। फिर है प्रभाव दर्शाने वाले प्रमुख कार्य, नाम आगे बढ़ाना। जो लता मंगेशकर जी हमेशा मानती थी कि उनकी हर सफलता उनके पिता जी का ही आशीर्वाद है। उन्होंने दीननाथ मंगेशकर अस्पताल और पुरस्कारों के जरिए अपने पिता की स्मृति को जीवित रखा। और मराठी और शास्त्रीय जुड़ाव भी है उनका, क्योंकि फिल्मी दुनिया में होने के बावजूद उन्होंने अपनी जड़ें, जो मराठी संस्कृति थी और शास्त्रीय संगीत है, उनको कभी नहीं छोड़ा, जो उनके पिता के व्यक्तित्व का मुख्य हिस्सा था। फिर है, मैंने अपने पिताजी का नाम थोड़ा ही सही मगर आगे बढ़ाया। नाम आगे बढ़ाने का लता जी के लिए क्या अर्थ है? ये सिर्फ प्रसिद्धि पाना है या इससे कोई महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व भी जुड़ा हुआ है?
तो नाम आगे बढ़ाना केवल प्रसिद्धि पाना नहीं है, बल्कि इससे एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व भी जुड़ा है। इसका अर्थ उनके लिए क्या है कि अपने पिता की प्रतिष्ठा और सम्मान को बनाए रखना, उनके द्वारा सिखाए गए संगीत के मूल्यों और परंपराओं को आगे बढ़ाना, अपने कार्य में ईमानदारी, मेहनत और समर्पण दिखाना। इसलिए नाम आगे बढ़ाना केवल नाम कमाना नहीं है, बल्कि परिवार की विरासत को सम्मान पूर्वक निभाना और उसे और ऊंचा उठाना है। फिर है चौथा प्रश्न, किसी भी कार्य को पूरा करने में सहयोगियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। साक्षात्कार के आधार पर बताइए कि लता जी के अपने सहयोगियों के साथ कैसे संबंध थे। तो उससे तो पता चलता है कि उनके जो सहयोगी थे, विशेषकर कोरस गाने वाली लड़कियां और संगीतकारों के साथ संबंध बहुत ही आत्मीय, सरल और सम्मानजनक थे, बहुत ही घनिष्ठ थे। सादगी, वे इतनी बड़ी कलाकार होने के बाद स्टूडियो में कोरस की लड़कियों के साथ ज़मीन पर बैठकर बातें करती थीं। फिर परिवार जैसा व्यवहार था, क्योंकि कोरस की लड़कियों को वो अपने घर जैसा मानती थी। उनकी बहन की शादी में भी वे सब आमंत्रित थी। सम्मान, वे अपने वरिष्ठ संगीतकार जैसे कि नौशाद साहब और अनिल विश्वास का बहुत सम्मान करती थी और दिवाली पर खुद उनके घर मिठाई लेके जाती थी। समानुभूति, उन्होंने कभी भी अपने और अपने सहयोगों के बीच बड़ा छोटा होने का भेदभाव नहीं किया। वही टीम के रूप में काम करना के लिए जो अनिवार्य होता है, ठीक है, तो उन्होंने कभी ऐसा भेदभाव नहीं किया। फिर है साक्षात्कार से उभरता व्यक्तित्व या उभरती छवि। तो साक्षात्कार से चुनकर 5 पंक्तियां आपको नीचे दी गई हैं। उसमें जो है लता मंगेशकर के व्यक्तित्व के कौन कौन से गुण या विशेषताएं उभर कर आ रही हैं, ये आपको बताना है। देखो, मुझे अपने गाने और रिकॉर्डिंग के अलावा किसी दूसरी चीज़ की सुध नहीं रहती थी। तो इनमें से आप चूज़ करोगे कौन सा गुण इससे पता चल रहा है लता मंगेशकर जी का। एकाग्रता, समर्पण और साधना। अगर कोई बात तुम्हें सही लगती है तो उसे करो और किसी के आगे झुकना नहीं है। तो इससे आत्मविश्वास एक तो पता चल रहा है, दृढ़ता, स्वाभिमान, स्पष्टवादिता। आप जैसे लोग अगर यह मानते हैं कि मैं अमर हूँ तो यह मुझे मिलने वाला है, उस प्यार जैसा ही है। तो इससे विनम्रता, उनकी सरलता, उनकी कृतज्ञता पता चल रही है। मेरा गाना अमर है पर शरीर तो अमर नहीं। दार्शनिकता, स्पष्टता, मानवता पता चल रही है इससे। फिर है आपको वाक्य पढ़ना है, संगीत में असीम शक्ति और अप्रत्याशित रचने की क्षमता होती है। इस वाक्य के आधार पर अनेक प्रश्न बनाए जा सकते हैं, जैसे लता मंगेशकर ने संगीत के विषय में क्या कहा, लता मंगेशकर ने संगीत की क्या विशेषता बताई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपने देखा कि अनेक प्रश्नों का एक ही उत्तर हो सकता है और एक ही उत्तर से अनेक प्रश्न बनाए जा सकते हैं। अब आपको उत्तर दिए गए हैं, उनसे आपको प्रश्न बनाने हैं, कम से कम 2। उत्तर है, मंगला गौर जैसे लोक पर्वों में स्त्रियों के बीच नृत्य, गीत और सौहार्द का भाग झलकता था। तो इससे आप प्रश्न बना सकते हो, लता मंगेशकर के अनुसार मंगला गौर उत्सव की क्या विशेषता थी, तो ये उत्तर हो सकता है। महाराष्ट्र के लोक पर्वों में स्त्रियों के आपसी संबंध और उल्लास का वर्णन किस प्रकार किया गया है, इसका भी उत्तर हो सकता है। मंगला गौर जैसे पारंपरिक आयोजनों में संगीत और नृत्य के माध्यम से कौन सी मानवीय मूल्य प्रकट होता है, इसका भी उत्तर ये हो सकता है। तो एक उत्तर से हम कितने सारे प्रश्न बना सकते हैं, ये आपने देखा है ना। एक और प्रश्न नीचे बनाया, ये 4th वाला, इसको आप पढ़ सकते हैं। वैसे तो केवल कम से कम 2 ही बोले थे, तो वो तो हमने आराम से बना ही लिए हैं। फिर दूसरा उत्तर है कि लता जी उनका मानना था कि तकनीकी प्रगति के बावजूद पुराने संगीतकारों की सादगी और गहराई अद्वितीय थी। जो तकनीक और पुरानी गायकी की तुलना करते हुए लता जी की क्या विचार थे, पुराने दौर के संगीतकारों के काम में लता जी कौन कौन से गुण सबसे प्रभावशाली रखते थे। कि लता जी मानती थी कि तकनीकी विकास ने पुराने संगीत की गहराई की जगह ले ली है। तो ऐसे ही आप प्रश्न बना सकते हो। मेरे अनुभव, मेरे विचार, तो आपको अनुभव के आधारों पर इनके उत्तर देने हैं। तो देखिए, ये प्रश्न तो आपको अपने अनुभवों पर लिखने हैं, तो आप देख सकते हैं, वैसे मैंने उत्तर दे रखे हैं, पर आप कोशिश करें कि आप अपने एक्सपीरियंसेस से लिखें। जैसे देखो कैसे प्रश्न हैं, अगर कोई बात तुम्हें सही लगती है तो उसे करो और किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है। क्या आप किसी ऐसी स्थिति से गुजरे हैं जब आपको किसी सही बात पर अकेले खड़ा होना पड़ा हो, कब और क्यों? तो ये तो आप खुद से करेंगे क्वेश्चंस। फिर भी आप आंसर एक बार पढ़ सकते हैं कि आप किस तरीके से उत्तर लिख सकते हो। बाबा ने जैसा सिखाया था उस पर हम सभी भाई बहनों ने चलने का प्रयास किया। आपके परिवार में भी कोई ऐसी सीख या नियम अवश्य होगा जिसका पालन आप किसी की याद दिलाए बिना करते होंगे, तो उसके बारे में आपको लिखना है। तो ये आप लिख सकते हैं। पहले दिन गुड़ी बांधने के 9 दिन तक उत्सव मनाया जाता है। आपके घर में भी किसी पारंपरिक पर्व को विशेष तरीके से मनाते होंगे, तो वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी उत्तर तो मैंने आपको दे ही दिए हैं, तो आप ये और देख लो। चौथा प्रश्न भी है। फिर है विद्या से संवाद, साक्षात्कार की पड़ताल। ऐसी भी बातें होती हैं, ये एक साक्षात्कार है, यानी कि एक इंटरव्यू है। साक्षात्कार में एक व्यक्ति प्रश्न पूछता है और दूसरा जो व्यक्ति है उन प्रश्नों के उत्तर देता है। साक्षात्कार विधा के कुछ मुख्य बिंदु आगे दिए गए हैं। इस साक्षात्कार में से
इन मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करने वाली पंक्तियों को ढूंढकर लिखिए। साक्षात्कार के मुख्य बिंदु हैं साक्षात्कार लेने वाले का नाम और जिसका साक्षात्कार लिया गया उसका नाम। तो इसमें साक्षात्कारकर्ता और लता मंगेशकर का उल्लेख मिलता है। उसके बाद साक्षात्कार में प्रश्न पूछा जाता है, जैसे आपको संगीत की प्रेरणा कहाँ से मिली? मुझे बचपन से ही संगीत का वातावरण मिला था। फिर है भावनात्मक वातावरण, मुझे अपने गाने और रिकॉर्डिंग के अलावा किसी दूसरी चीज़ की सुध नहीं रहती थी। आमंत्रण, स्वागत और परिचय, साक्षात्कार की शुरुआत में उनका परिचय दिया गया है और आदरपूर्ण बातचीत की गई है। तो उत्तर देने की शैली का संकेत, तो ये सब ना साक्षात्कार में होता है। तो हमने जो साक्षात्कार पढ़ा उसमें कैसे कैसे था वो हम बता रहे हैं। उनके उत्तर सरल, स्पष्ट और अनुभव पर आधारित हैं। जैसे अगर कोई बात तुम्हें सही लगती है तो उसे करो। विचार और उदाहरण, तो हमने भी साक्षात्कार में पढ़ा कि अगर कोई बात तुम्हें सही लगती है तो उसे करो और किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। उनके विचार थे, ठीक है। और संस्मरण, पहले के दौर में पुरुष और स्त्री आवाज़ों की कोरस हम लोगों के गीतों के साथ ही रिकॉर्ड होते थे, तो याद है ये एक संस्मरण। समापन, अंत में उनके विचारों और अनुभव के साथ साक्षात्कार समाप्त होता है, जिसमें उनके जीवन और संगीत के दृष्टिकोण स्पष्ट होता है संगीत के प्रति, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी कि जो कुछ भी मैंने संगीत में रहते हुए जाना है उसे मैं आपको बता सकूं। ये दूसरा प्रश्न है हमारा, इस कथन से साक्षात्कार की शैली के विषय में क्या पता चलता है? क्या यह औपचारिक संवाद है या आत्मीय बातचीत? आपके विचार तर्क सहित लिखिए। यह कथन साक्षात्कार की आत्मीय बातचीत को दर्शाता है, न कि औपचारिक संवाद को। मैं कोशिश करूंगी जैसे शब्द विनम्रता और अपनापन दिखाते हैं, इसमें साक्षात्कार देने वाले श्रोता से सीधे जुड़ने का प्रयास कर रही हैं। भाषा सरल, सहज और मित्रवत है, जो औपचारिकता से अलग है। तो एकदम ये फॉर्मल नहीं है। ये साक्षात्कार बड़ा ही हम कह सकते हैं संवादात्मक है, सहज है, ठीक है, और आत्मीय है। फिर है आपका साक्षात्कार, आप पूछिए, मैं प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। प्रस्तुत पाठ में विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व का साक्षात्कार दिया गया है। कल्पना कीजिए कि आप भी लता मंगेशकर के इस साक्षात्कार में उपस्थित हैं। तो आप लता जी से कौन कौन से प्रश्न पूछते और क्यों पूछते? तो रियाज और एकाग्रता पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। और क्यों पूछते ये भी मैंने मेंशन किया है, तो ये तो आप खुद से लिखेंगे। प्रकृति और संगीत के संबंध पर प्रश्न, क्षेत्रीय भाषाओं के प्रति लगाव पर प्रश्न, नई पीढ़ी और तकनीक पर प्रश्न, संगीत के सामाजिक प्रभाव पर प्रश्न, विषयों से संवाद। एक स्टूडियो से दूसरे और तीसरे स्टूडियो के चक्कर में ही पूरा दिन बीत जाता था। तो सन 1942 में अपने पिता की मृत्यु के बाद लता मंगेशकर ने अकेले अपनी माँ, छोटे भाई बहनों की देखभाल की और अपने घर को संभाला। उस समय उनकी आयु मात्र 13 वर्ष थी। तब महिलाओं का फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था। उस समय सुबह से रात तक एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो भागते हुए लता जी के एक दिन की कल्पना कीजिए। इस भागदौड़ में वे किस किस चुनौतियों का सामना करती होंगी। तो शारीरिक थकान और मानसिक दबाव का, सुबह से रात तक स्टूडियो के चक्कर लगाने में बहुत थकान होती होगी। यात्रा की कठिनाई, जिससे कि सुविधाएं कम थी तो वो अक्सर बहुत दूर दूर पैदल चलती होंगी। भीड़ भाड़ वाली ट्रेनों में सफ़र करना पड़ता होगा। भोजन की समस्या होती होगी, पैसों के कारण जो है साधारण खाना खाकर ही उन्हें दिन बिताना पड़ता होगा और पैसे बचाने की भी कोशिश वो करती थी। सामाजिक सोच, उस समय फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था, इसलिए उन्हें लोगों की बातों और तानों का सामना करना पड़ता होगा। और सुरक्षा की चिंता, क्योंकि छोटी उम्र में देर रात तक काम करना, अकेले आना जाना उनके लिए असुरक्षित भी हो सकता था। फिर दूसरा प्रश्न है, पहले के दौर में पुरुष और स्त्री आवाज़ों के कोरस हम लोगों के गीतों के साथ ही रिकॉर्ड होते थे, भले ही वह गाना डुएट हो या फिर सोलो सॉन्ग। अपने घर, आस पड़ोस, समुदाय, विद्यालय में होने वाले उन कार्यों के विषयों में बताइए जिनमें सहयोग और सामूहिकता की आवश्यकता होती है। तो जिसमें ग्रुप की ज़रूरत होती है, वो घर हो गया, घर में साफ़ सफाई, खाना बनाने में, आस पड़ोस में शादी पूजा है तो उसके लिए सब लोग मिलकर काम करते हैं। समुदाय में स्वच्छता अभियान है, सामाजिक कार्य सामूहिक प्रयास से ही सफल होते हैं। विद्यालय में कोई ग्रुप प्रोजेक्ट है, खेल कूद की प्रतियोगिता है, तो इन सब में हमें ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है। फिर है शास्त्रीय संगीत, फिर उसमें लंबी लंबी रागदारी वाले गायन की भी परंपरा थी। रागदारी वाले गायन का अर्थ है भारतीय शास्त्रीय संगीत। आपने इस पाठ में संगीत से जुड़े अनेक शब्दों को पढ़ा है, ठीक है। शब्दकोश, इंटरनेट, पुस्तकालय और अपने शिक्षकों की सहायता से उनके अर्थ और उदाहरण खोज कर लिखिए। राग का अर्थ है भारतीय शास्त्रीय संगीत में सुरों का एक विशेष ढांचा जो मन को प्रसन्न करता है। उदाहरण, राग भैरव, राग यमन आदि शास्त्रीय संगीत में प्रसिद्ध हैं। सुर का अर्थ है संगीत की मूल ध्वनि या स्वर। उदाहरण, गायक ने मधुर सुरों में गीत गाया। फिर है
बंदिश, शास्त्रीय संगीत में राग के नियमों के अनुसार रचित गीत या रचना, उसको बंदिश कहते हैं। उदाहरण, उस्ताद ने राग यमन में सुंदर बंदिश प्रस्तुत की। अभंग, महाराष्ट्र की भक्ति परंपरा का एक धार्मिक गीत जो विट्ठल भगवान की स्तुति में गाया जाता है। उदाहरण, संत तुकाराम के अभंग आज भी गाए जाते हैं। सोहर, इसका अर्थ है बच्चे के जन्म के अवसर पर जो हम गीत गाते हैं। वैसे तो मैंने इन सबके अर्थ ना आपको चैप्टर में भी समझाए थे। गाँव के बच्चों के जन्म होने पर सोहर गाया जाता है। फाग मतलब होली के समय जो हम लोग गीत गाते हैं, होली के लोग मिलकर फाग गाते हैं, उसका उदाहरण हो गया। बढ़ावा मतलब किसी शुभ अवसर जैसे जन्म, विवाह आदि पर गाया जाने वाला मंगल गीत या बधाई गीत। दूसरा प्रश्न है, त्योहारों के संदर्भ में एक बात और ध्यान में आती है कि अधिकांश प्रदेशों में पर्वों वह अनुष्ठानों के संदर्भित घर घर गीत गाए जाने का प्रचलन रहा है। आपने पढ़ा कि भारत में त्योहारों पर फाग, धमार, सोहर, बढ़ावा, छठ के गीत आदि गाने की परंपरा है। अपने क्षेत्र में गाए जाने वाले ऐसे गीतों के विषयों में अपने घर में आपको पता करना है और एक गीत लेखन पुस्तिका में आपको लिखना है। ठीक है। फिर है साइबर सुरक्षा। आज जो स्थिति है और जिस तरह हमारी तकनीक विकसित हो चुकी है, उसमें अगर इन लोगों को काम करने का मौका मिलता तो कमाल ही हो गया होता। तो आज जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो बहुत बढ़ चुकी है। जो एआई है उसका प्रयोग करके लोग आवाज़ बदल कर भी लोगों के साथ धोखाधड़ी कर देते हैं। तो कक्षा में आपको चर्चा करना है कि इस धोखाधड़ी से कैसे बचा जा सकता है, बेसिकली साइबर सिक्योरिटी के बारे में। तो किसी भी अनजान का कॉल, मैसेज या लिंक पर भरोसा नहीं करना। ओटीपी, पासवर्ड या बैंक विवरण किसी के साथ शेयर नहीं करना। केवल सुरक्षित और आधिकारिक वेबसाइट्स पर जाना है, जो अनसेफ होती है उन पे नहीं जाना। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है। हम ऐसे भी बोलते हैं, वे बस हमको गंभीरता से देखते हैं मगर हम सभी समझ जाते थे कि हमको किस लिए बुलाया गया है। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिना कुछ बोले सिर्फ नज़रों या संकेतों से ही आपको समझा देता है? तो आपको लिखना है, जैसे कि आपकी माताजी, पिताजी, शिक्षक या जो भी है उनका बारे में लिखो और अपना अनुभव यहाँ पे बताओ। यदि कोई व्यक्ति बिना बोले आपको कुछ समझा रहा है तो वो आपके साथ और आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? तो यदि कोई व्यक्ति संकेत भाषा का प्रयोग कर रहा है, साइन लैंग्वेज का, तो संवाद को सफल बनाने के लिए मेरा व्यवहार निम्नलिखित जीवन मूल्यों पर आधारित होगा। सबसे पहला, पेशेंस। मैं बिना किसी जल्दबाजी की उनकी बात पूरी होने का इंतजार करूंगी। संकेतों को समझने में समय लगता है, इसलिए मैं विचलित नहीं होंगी। सहानुभूति यानी कि एम्पैथी। मैं खुद को उनकी जगह रख कर सोचने का प्रयास करूंगी ताकि मैं उनके भावों और भावनाओं को केवल दिमाग से नहीं बल्कि दिल से भी महसूस कर सकूं। फिर क्यूरियोसिटी, मैं उनकी भाषा को सीखने और समझने के प्रति उत्सुक रहूंगी। सजगता यानी कि मैं अपनी जो बॉडी लैंग्वेज है, हाव भाव है, उनको पॉजिटिव रखूंगी और उनसे निरंतर आई कांटेक्ट करके बात करूंगी ताकि उन्हें महसूस ना हो कि मैं उनकी बातों में पूरी तरह रुचि नहीं ले रही हूँ या ले रहा हूँ। ठीक है। फिर अगर हम समय के चक्र को घुमाकर सन 1949-50 में ले जाएं, कल्पना कीजिए कि आपके पास टाइम मशीन है। तो 1940-50 के दशक में जाकर लता जी से मिलिए और उनके साथ बिताए गए एक दिन का वर्णन डायरी के रूप में लिखिए। तो डायरी लेखन है ये बेसिकली। तो आप लिखोगे डायरी लेखन लता जी के साथ एक दिन, फिर दशक लिख दोगे, फिर दिनांक आएगी, फिर स्थान आएगा गोरेगांव स्टूडियो, बॉम्बे, मुंबई। यहाँ से डायरी एंट्री का ना एक फॉर्मेट होता है, तो वो यही होता है। आज का दिन मेरे जीवन के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। टाइम मशीन ने मुझे 1940 के उस दौर में पहुँचा दिया जहाँ सादगी ही सुंदरता थी। आज मुझे सुरों की साधिका लता जी के साथ पूरा दिन बिताने का मौका मिला। फिर यहाँ पे आप पॉइंट्स मेंशन करेंगे, जैसे वेशभूषा और सादगी। सुबह जब मैं स्टूडियो पहुंचा तो देखा कि लता जी बहुत ही साधारण सूती सफ़ेद कपड़े पहने हुई थी। फिर उनके बारे में लिखना है आपको कि उनकी सादगी के बारे में आपने देखा, उनका वेशभूषा देखा। फिर संगीत की साधना। उस समय का गीत आज जैसा डिजिटल नहीं था। स्टूडियो में बड़े बड़े माइक्रोफोन थे और हर वाद्य यंत्र असली था। लता मंगेशकर जी खेमचंद प्रकाश जी के साथ महल फिल्म के गाने का रियाज कर रही थी। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे उन्हें सही टेक के लिए घंटों भूखे प्यासे खड़ा रहना पड़ता है और इस तरीके से आप करेंगे, बताएंगे इसमें कि आपने उनके साथ क्या क्या बातचीत की। फिर भोजन के बारे में है, फिर भोजन के वक्त की बात लिखेंगे। और फिर शाम को जब मैं वापस अपने टाइम मशीन की ओर बढ़ा तो मेरे कानों में उनकी वही सुरीली आवाज़ गूंज रही थी। वह दौर भले ही सुविधाओं में कम था लेकिन कला और संवेदनाओं में आज से कहीं आगे था। फिर दूसरा प्रश्न है, आप जैसे लोग अगर यह मानते हैं कि मैं अमर हूँ तो यह मुझे मिलने वाली उस प्यार जैसा ही है। कल्पना कीजिए कि लता जी का अंतिम संदेश है। आप उस पर अपनी भावनात्मक प्रतिक्रिया एक अनुच्छेद के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये अनुच्छेद है।
अनुच्छेद मतलब ऐसे है, लता जी के अंतिम संदेश पर भावनात्मक आपकी जो प्रतिक्रिया है वो। लता जी का यह संदेश, मैं अमर हूँ तो यह मुझे मिलने वाले उस प्यार जैसा ही है, उनकी महानता और अधाम विनम्रता का साक्षात प्रमाण है। यह पढ़कर मन भावुक हो उठता है कि जिस आवाज़ ने 7 दशकों तक पूरे राष्ट्र की भावनाओं को स्वर दिया, वह व्यक्तित्व स्वयं को केवल जनता के प्रेम का ऋणी मानता है। उनके लिए अमरता कोई अहंकार नहीं बल्कि उनके प्रशंसकों का आशीर्वाद है। उनकी आवाज़ महज एक गायन नहीं बल्कि हर भारतीय की सुबह की प्रार्थना, लोरी और देशभक्ति का अटूट हिस्सा है। जब वे कहती हैं कि शरीर नश्वर है तो हमें उस कड़वे सच का एहसास होता है, लेकिन साथ ही यह सुकून मिलता है कि सुर कभी नहीं मरते। उनकी आवाज़ का जादू हवाओं में हमेशा बना रहेगा। वे भौतिक रूप से भले ही हमारे बीच ना हो, परंतु अपनी सुरीली विरासत के माध्यम से वे आने वाले कई सदियों तक हर संगीत प्रेमी के दिल में धड़कती रहेंगी। वास्तव में उनकी आवाज़ ही उनकी पहचान है और वही उनकी अमरता का आधार है। फिर है भाषा से संवाद। यहाँ व्याकरण की कुछ बातें हैं, तो आपको क्या करना है, मगर किसी के आगे जाकर हाथ नहीं पसारना है। तो ये जो वाक्य है, इस वाक्य में मुहावरा है, ठीक है। तो हाथ पसारना या फैलाना ये मुहावरा होता है। इसका अर्थ होता है कुछ मांगना या फिर याचना करना। तो ऐसे ही आपने जो और मुहावरे सुने हैं ना, उनको बताना है। हाथ में आना, वश में आना या अधिकार में आना, इसका वाक्य बनाना है। बहुत लंबी भागदौड़ के बाद आखिरकार शातिर चोर पुलिस के हाथ में आ ही गया। हाथ का मैल होना, अत्यंत तुच्छ वस्तु होना। वाक्य, धनी लोगों के लिए लाखों रुपए खर्च करना तो हाथ का मैल होता है। हाथ से हाथ मिलाना यानी मिलकर काम करना या सहयोग करना। तो ये सारे हाथ से रिलेटेड मुहावरे हैं। यदि हम सब हाथ से हाथ मिलाकर चलें तो देश से गरीबी और गंदगी को जड़ से मिटाया जा सकता है। हाथ साफ करना यानी चोरी करना। मेले की भीड़ का फायदा उठाकर उचक्के ने यात्री की मोबाइल पर अपना हाथ साफ कर लिया। हाथ से निकल जाना यानी कि मौका खो देना। साक्षात्कार के लिए समय पर न पहुंचने के कारण बैंक की नौकरी सुमित के हाथ से निकल गई। हाथ धो बैठना, किसी प्रिय वस्तु को हमेशा के लिए खो देना या किसी व्यक्ति को अपनी लापरवाही और तेज रफ्तार के कारण वह अपनी नई कार से हाथ धो बैठा। फिर हमारी भाषाएं, गाँव गेला वाहुन नाव गेला राहुन। तो इसका मतलब जो गाँव तो बह जाता है लेकिन जो नाम है वह रह जाता है। तो आपने ये जो कहावत है ना, उसे हिंदी में भी पढ़ा है, चैप्टर में हमने पढ़ी थी ना एक कहावत। तो इस कहावत के अर्थ को अपने घर या क्षेत्र की भाषा अथवा भाषाओं में लिखिए। मराठी कहावत गाँव गेला वाहुन नाव गेला राहुन का अर्थ है कि भौतिक वस्तुएं या स्थान नष्ट हो सकते हैं, परंतु व्यक्ति जो कर्म और उसका नाम सदैव जीवित रहता है, ठीक है। तो ये तो मराठी कहावत होगी। आप अपनी जो घर है या जो आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ की भाषा में लिखो। जैसे ब्रज भाषा, गाँव भले ही बह जाए पै नाम सदा रह जाए। पंजाबी में बोलेंगे पिंड भवे रुड़ जावे पर ना रह जाता है, ठीक है। भोजपुरी में गाँव भले बह जाई बाकी नाम रह जाई। मराठी तो अभी हमने पढ़ा, गुजराती में भी देखो लिखा हुआ है, तो आप अपनी लैंग्वेज में इसको लिखेंगे, ठीक है। फिर है, एक सेतु चित्र बनाइए जिसमें 2 किनारे हों, एक किनारे पर हिंदी और दूसरे किनारे पर अपने घर या क्षेत्र की भाषा। दोनों किनारों के बीच में ऐसे शब्द लिखिए जो दोनों भाषाओं के समान अर्थ रखते हैं। जैसे मान लो राजस्थानी है आपकी मातृभाषा, तो हिंदी में पानी और राजस्थानी में पानी। माँ महा, घर घर, सूरज सूरज, चांद चांद। तो ये सारे जो हैं भाषाएं अलग अलग हैं, अर्थ इनके समान है, ठीक है। अगर मराठी है तो उसका भी यहाँ पे बना रखा है। तो इस प्रकार से आप चित्र बनाओगे, ये देखो, और लिखोगे। गतिविधियाँ, नाम रह जाएगा वाक्य के लिए एक सुंदर पोस्टर बनाइए, उस पर नाम रह जाता है लिखिए और नीचे विभिन्न भारतीय भाषाओं में नाम शब्द जैसे नाव, नालो, नाव आदि लिखिए। साथ ही कक्षा में सब विद्यार्थी मिलकर एक प्रतिज्ञा लें, हम हर भाषा का सम्मान करेंगे। तो यहाँ विभिन्न भाषाओं में आपको नाम को लिखना है कि कैसे नाम को विभिन्न भाषाओं में लिखा जाता है। नाम रह जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं एक पोस्टर। एंड फिर क्या है, देखें यहाँ पे आपको ये करना है, कागज़ पर एक पेड़ का चित्र बनाना है जिसे नाम देना है भाषा वृक्ष, ठीक है। और इस प्रकार से आपको अलग अलग भाषाओं में लिखना है। फिर समूह में मिलकर किसी विषय पर एक छोटा समाचार बुलेटिन तैयार कीजिए जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और किसी शास्त्रीय भाषा का प्रयोग हो। उदाहरण के लिए एक विषय हो सकता है कला जो जोड़ती है बांटती नहीं। तो कला जो जोड़ती है बांटती नहीं, इसका बुलेटिन का प्रारूप आप कैसे बना सकते हो। नमस्कार, आज के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस कला की जो सीमाओं को नहीं मानती। और ऐसे ही अगर जो दूसरा एंकर होगा वो इंग्लिश में बोलेगा गुड इवनिंग, टुडेज थीम इज आर्ट दैट यूनाइट्स नॉट डिवाइड्स, म्यूजिक, डांस एंड लिटरेचर आर यूनिवर्सल लैंग्वेजेस। ऐसे ही एंकर 3 जो है क्षेत्रीय भाषा में बोलेगा, ठीक है।
उसके बाद निष्कर्ष क्या होगा, चाहे भाषा कोई भी हो, संगीत के सुर और चित्रकारी के रंग पूरी दुनिया को एक सूत्र में पिरोते हैं। भाषाई स्मृति पोटली, अपने परिवार में प्रयुक्त अलग अलग भाषाओं के 5 शब्द एकत्र कीजिए। जैसे दादी मराठी बोलती हैं, माँ हिंदी, उन्हें एक शब्द पोटली में कार्ड पर सजाइए। तो ये सब वही एक्टिविटीज़ हैं जो आप कर सकते हैं, देख लीजिए। फिर एक कोलाज बनाना है आपको। फिर समय रेखा, इसको देखें, लता जी के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं आपको क्रम अनुसार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगानी है। जैसे 1929 में उनका जन्म हुआ, 1942 में 13 वर्ष की आयु में उनके पिताजी का निधन हो गया, फिर 1940 के दशक में छोटे छोटे रोल किए उन्होंने। इस प्रकार से आप पूरा करेंगे, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे 2022 को तो उनका निधन ही हो गया था। फिर भाषा संगम है, इसमें क्या करना है, उस दिन घर में संगीत की सभा होती थी। नीचे संगीत शब्द के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कुछ भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त शब्द की सूची दी गई है। मतलब संगीत को अलग अलग भाषाओं में क्या बोलते हैं, तो आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं वो आपको लिखना है, ठीक है। एंड ये लास्ट है, लता मंगेशकर से जान पहचान, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मुझे भी ऐसे ही मेडल मिलेंगे। लता जी बचपन में मेडल पाने की कल्पना की और जीवन में अनगिनत पुरस्कार और मेडल प्राप्त भी किए। पता कीजिए कि उन्होंने जीवन भर में कौन कौन से मेडल और पुरस्कार प्राप्त किए हैं। तो भारत रत्न मिला हुआ है, पद्म विभूषण मिला हुआ है, पद्म भूषण 1969 में मिला है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1989 में मिला है। फिर उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड्स भी मिले हैं, जैसे कि 1972 में, और उन्हें बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर के लिए भी 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। वही मैं आपको बता दूं, 1972 में, 1974 और 1993 में। उसके बाद और भी इन्हें पुरस्कार मिले हैं, जैसे लीजन ऑफ ऑनर, ठीक है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तक उन्हें मिला है, ठीक है। फिर पाठ में लता मंगेशकर ने कई फिल्मों और गीतों का उल्लेख किया है। इंटरनेट की सहायता से इनमें से किसी एक फिल्म और गीत को देखकर उसके विषय में अपने आप को विचार लिखने हैं। तो महल फिल्म के बारे में यहाँ मैंने लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। एंड दैट्स इट। हाँ, ये थोड़ा सा कॉन्टिन्यूएशन है उसका। फिर आपको इंटरनेट कड़ी की सहायता से लता मंगेशकर द्वारा जो गीत है मेरे वतन के लोगों, उसे आप सुन सकते हैं। तो ये आपको लिंक दे रखे हैं, इससे आप सुन सकते हैं, ठीक है। खत्म हो गया अब यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। सारे क्वेश्चन आंसर्स मैंने इसमें कंप्लीट करवा दिए हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।